दोस्तों नमस्कार। राजनीति बड़ी विचित्र चीज़ है, बड़ी विचित्र विधा है। यहाँ जो कहा जा रहा है वो वैसा का वैसा हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और जो नहीं कहा जा रहा है वो वास्तविकता हो ऐसा भी हो जाता है। अभी-अभी एकनाथ शिंदे की एक घोषणा ने मुझे इस मुद्दे पर सोचने पे मजबूर कर दिया। एकनाथ शिंदे की क्या घोषणा है और मैं क्या सोच रहा हूँ और मुझे शिंदे के कहे में क्या सुनाई दे रहा है, ये बता दो आपको मैं बताने के लिए आज अब ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा कीजिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ, आप यदि सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ताकत देंगे और लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ाएँगे। अभी-अभी मित्रों, आपको मुझसे पहले मालूम होगा कि एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है कि 2022 में शिवसेना के विभाजन से पहले उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के खाते में जो 190 करोड़ रुपए जमा थे, वो 190 करोड़ रुपए जो अब शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की संपत्ति है, वो 190 करोड़ रुपए वो उद्धव ठाकरे को लौटा देंगे। बात चौंकाने वाली है, आपको भी शायद बड़ा थोड़ा सा अजीब तो लगा होगा कि आदमी इतनी भलमनसात कैसे करने लगा, और जो इतनी बड़ी रकम वापस लौटाने की कैसे सूझ गई। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे ने केवल रकम लौटाने की घोषणा नहीं की है, उन्होंने दो घोषणा की है। पहली घोषणा तो ये लगता है मुझे कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार कर लिया और घोषित कर दिया है कि अब उन्हें राजनीतिक रूप से विस्थापित किया जा रहा है और राजनीतिक परिदृश्य से अब वे विलुप्त कर दिए जा रहे हैं। और दूसरी घोषणा उन्होंने जो की है, मोदी को कहा है कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा क्या होता है, ये मुझ एकनाथ शिंदे से समझो है। और उनकी इस घोषणा को मैं किस तरह से अपने स्तर पर व्याख्यात कर रहा हूँ अपनी सोच समझ के हिसाब से, वही आगे कहने जा रहा हूँ। तो मित्रों, हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक बाद में संघ परिवार ने और भाजपा ने जो सबसे पहला काम किया, वो काम किया था एकनाथ शिंदे को महत्वहीन, अनुपयोगी और गैर जरूरी बना देना। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, ये उन्होंने भी कहा, सारी दुनिया जानती है, समीक्षकों ने भी कहा कि शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। उनकी योजना लाड़की बहन के नाम पे, बहना के नाम पे चुनाव लड़ा गया। इन्हीं के वजह से महायुति को प्रचंड अनपेक्षित बहुमत मिला और मुख्यमंत्री पद पर संख्या बल की बात छोड़ जाए तो भी नैतिकता के आधार पर पहला दावा तो एकनाथ शिंदे का बनता था। लेकिन चुनाव परिणाम आते ही पहला काम ये किया गया, जिसे कहिए जिसे कहिए चुनाव प्रचार के अभियान की तरह, कि हवाओं में ये बात फैला दी गई कि शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और जब सारी दुनिया ने महसूस कर लिया तो शिंदे ने भी इस बात को तो महसूस किया ही होगा। उन्होंने अपने स्तर पर दबाव बनाने की और ब्लैकमेलिंग करने की पूरी कोशिश की। हमने देखा कि वो नाराज होकर अपने गांव चले गए, बीमार पड़ गए, और कहा कि जब कोई फैसला लेना होता है तब वो अपने गांव चले जाते हैं। लेकिन भाजपा और संघ परिवार पर उनके इस ब्लैकमेलिंग का कोई असर नहीं हुआ, और उन्होंने पलट के कोई बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। शपथ ग्रहण समारोह के लिए आपको याद हो तो जो मंत्रियों की सूची जारी की गई थी, उसमें एकनाथ शिंदे का नाम शरीक नहीं था। और स्थिति ये हो गई कि जब से घोषित कर दिया गया कि आपको नहीं बुलाया जा रहा है, तो झक मारकर, बेइज्जती सहन कर, सार्वजनिक अवमानना सहन करके एकनाथ शिंदे को शपथ लेनी पड़ी। इससे पहले वो गिड़गिड़ाए में थे भाजपा के सामने कि 6 महीनों के लिए उन्हें, लोगों को दिखावे के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बना दें। उन्हें इनकार कर दिया गया। उन्होंने गृह विभाग मांगा, उन्होंने वो भी इनकार कर दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद उनकी पार्टी को दिए जाने की मांग की, उनको भी, उससे भी मना कर दिया गया। उनको प्रतिपल कुल मिला के ये एहसास कराया गया कि शिंदे के बिना सरकार बनाई भी जा सकती है और चलाई भी जा सकती है। इसके लिए और भी हथकंडे अपनाए गए। इससे पहले खबर फैलाई गई कि शिंदे की शिवसेना में और अजित पवार की एनसीपी में लगभग 12 विधायक ऐसे हैं जिनका जुड़ाव भाजपा से बना रहा है अतीत में। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया, लोगों को बताया कि इंडिया गठबंधन के कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। तो ये सारे संकेत, सारे से सूचनाएं दी जा रही थी एकनाथ शिंदे को कि आप अपनी जगह कायम रहिए, हमें आपकी जरूरत नहीं है, सरकार बनाने और चलाने के लिए हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में इतना ही पर्याप्त नहीं है, तो उन्हें और हाशिए पर खिसकाने के लिए अब अजित पवार से पिंगे बढ़ाई जा रही है।
और सारी दुनिया जानती है कि अजित पवार के साथ में श्रेष्ठ मध्यस्थ और श्रेष्ठ फिक्सर प्रफुल्ल भाई पटेल उनके पास में है, उनके जरिए शरद पवार से संपर्क किया जा रहा है। और मैं अपने पहले वाले के वीडियो में आपको बता चुका हूं कि शरद पवार ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है। यह फैसला कब जग जाहिर होता है, कौन जग जाहिर करता है, इसी की प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद में ऐसा लगा कोई और बाकी वो कमी रह नहीं जाए, तो उद्धव और फडणवीस की भेंट ने सारा काम, बाकी बचा हुआ काम कर दिया। हालांकि फडणवीस ने साफ कहा कि उद्धव खुद मिलने के लिए नहीं आए थे, मैंने उनको बुलाया था, लेकिन फिर भी इन दोनों की मुलाकात ने नए राजनीतिक समीकरणों का अनुमान फैला दिया और जिसकी वजह से शिंदे और अधिक गैर जरूरी लगने लगे। हम जानते हैं कि विधायकों को खरीदने में भाजपा से श्रेष्ठ कौशल और किसी के पास में नहीं है। इस मामले में उनकी महारत है, विशेषज्ञ वो। तो शिंदे के विधायकों को खरीदने में उन्हें कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा विधायकों को नहीं खरीदना है। दल बदल कानून बनाने से के प्रभाव से बचाने के लिए शिंदे के कुल मिला के 19 विधायकों को खरीदना है, क्योंकि उनकी संख्या शायद 57 है। इसका 1/3 लोग यदि आ जाते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, कुल 19 विधायकों की जरूरत है भाजपा को, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है कि जैसे जैसे शिंदे को अनुपयोगी और गैर जरूरी साबित किया जा रहा है, वैसे वैसे शिंदे के अपने विधायकों को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी है। वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, वो बहुत डरे हुए हैं। इन सारी स्थितियों के चलते अब शिंदे ने मान लिया, तय कर लिया, उन्होंने सोच गई है कि अब वे राजनीतिक इतिहास में भाजपा अब उन्हें अतीत की चीज बना के रखेगी, दूसरा कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। तो वे भी अब मजे की बात है कि वो खुद भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है कि उनकी ये दशा खुद भाजपा ने बनाई है। हालांकि मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूँ, क्यों हूँ आगे बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इस दशा के लिए खुद शिंदे जिम्मेदार हैं। भाजपा तो उनके शुरू किए गए काम को आगे बढ़ा रही है, लेकिन वो कर क्या सकते हैं? भाजपा का कुछ नहीं कर सकते, चाहते हो बाल भी बांका नहीं कर सकते। राजनीति में उनका कोई माई बाप नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है। वो खुद असहाय हैं, लाचार हैं, विवश हैं, और जिससे कहिए उन्हें खुद सहायता की आवश्यकता है। वो जानते हैं कि उनका जहाज जब डूबेगा तो किनारे पे खड़े हुए लोग उनको तमाशबीन की तरह देखते रहेंगे, उन्हें बचाने का कोई नहीं है, बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो ऐसे में मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ, वो चाहते हैं कि यदि वे भाजपा का कोई नुकसान नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके डूबने से भाजपा को कोई लाभ नहीं मिले। इसीलिए उन्होंने ये घोषणा की है। उन्हें लग रहा है कि उनकी पार्टी का, जैसा मैं बार बार पहले 2 बार कह चुका हूँ कि शायद उन्हें लग रहा होगा कि उनकी पार्टी का विभाजन और अंततः उनकी पार्टी का भाजपा में विलय बिल्कुल तय है। और यदि ऐसा है तो ये 190 करोड़ रुपए घर बैठे बैठाए भाजपा को नहीं मिल जाए। कहा जाता है, हम जानते हैं कि जब युद्ध में कोई सेना परास्त हो जाती है तो अपने घर वापसी करते समय वो रास्ते में आने वाले सारे पुल और सारी सड़कें नष्ट करती जाती है, ताकि जो जीता हुआ है, उनका दुश्मन है, वो उनके इलाके में आने में उसे अधिकाधिक बाधा पैदा हो और आसानी से नहीं पहुंच सके, उनके पहुंचने में देर हो। इसी तरह से परास्त, अपने राजनीति के इस युद्ध में परास्त शिंदे लौटते हुए भाजपा के 190 करोड़ रुपए भाजपा को नहीं मिल जाए, ये व्यवस्था करते हुए जा रहे हैं। इसके समानांतर मुझे ये भी लग रहा है कि वो अपने अंत समय में आदमी को सद्बुद्धि आ जाती है और दुनिया छोड़ने से पहले वो अधिकाधिक सत्कृत करने लगता है। मुझे शिंदे ऐसे ही करते हुए लग रहे हैं, भले ऐसा वो मजबूरी में कर रहे हों। अपने राजनीतिक जीवन के इस समापन काल में वे भाजपा को संसाधन संपन्न न हो देने का सत्कृत कर रहे हैं। अंत भला तो सब भला, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये अंत कितना भला है, भला ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा करके मोदी जी को ये संदेश दिया है कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। क्या होता है ये आप मुझसे सीखिए। 190 करोड़ रुपए यदि मैं नहीं वापर पा रहा हूँ तो मैं आपको भी नहीं वापरने दूंगा। मैं डूबूंगा, भले डूबूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको भी नुकसान होगा। आपका पूरा नहीं डुबाऊंगा तो आपके कम से कम हथेलियां तो समंदर में डुबो ही दूंगा, टखने तक आपको समंदर में खड़ा कर दूंगा। इसलिए देखिए, मेरा अनुमान कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है ये वक्त बताएगा, लेकिन जितना कुछ मैं सोच समझ पाया उतना मेरे हिसाब से यही था कि वो 190 करोड़ रुपए भाजपा को नहीं मिल जाए। इसके लिए उन्होंने ये मजबूरी में ये भल मानसात बरती है और इस तरह से मोदी जी को वास्तविक संदेश दिया है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो कैसे होता है, वो ये नमूना होता है। देखिए,
आगे आगे क्या होता है हम देखेंगे, आगे आगे होता है क्या, आइए देखेंगे, हम सब लोग प्रतीक्षा करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।